How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode. और भाई साहब क्या दिन था यार, कल फाइनली हमें इतनी सारी स्टोरीज का क्लाइमैक्स देखने को मिला। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! तो इसलिए यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। तो कल यार प्रीमियर लीग इसी के साथ एंड होता है। कल प्रीमियर लीग का जो इस वाला सीजन था उसका लास्ट राउंड था, और लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं बहुत सारा क्लाइमैक्स था, क्योंकि काफी सारे क्लब्स अपने अपने नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन के लिए फाइट कर रहे थे, जहां पर लेस्टर सिटी थी, चेल्सी थी और लिवरपूल थी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर सिटी से। तो यार ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका था काफी हफ्ते पहले कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस बन चुके हैं। लेकिन कल का जो मैच उनका एवर्टन के खिलाफ था वो कुछ स्पेशल था, क्योंकि कल सर्जियो एग्यूरो जो मैनचेस्टर सिटी के साथ पिछले 10 साल से क्लब में थे, कल उनका मैनचेस्टर सिटी की जर्सी में लास्ट मैच था। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना लास्ट मैच कंप्लीट करा वो कुछ स्टाइल में कंप्लीट करा, जहां पर उन्होंने वेन रूनी का फॉर मोस्ट गोल्स फॉर वन क्लब का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, जहां पे उन्होंने एवर्टन के खिलाफ 2 गोल स्कोर करे हैं। लेकिन यार एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है मैच के बाद, जब मैच के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में पेप गार्डियोला ने इसको ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिया है कि जो सर्जियो एग्यूरो है वो एफसी बार्सिलोना में जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ हमें पता है कि यार दोनों पार्टी हैं, सर्जियो एग्यूरो और एफसी बार्सिलोना, उनके जो नेगोशिएशंस है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुके हैं। लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ में से किसी ने भी इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। लेकिन पेप गार्डियोला ने इसको कोट किया है कि अपने स्टेटमेंट में उन्होंने एक कहा है कि जो सर्जियो एग्यूरो हैं वो एक ऐसे क्लब में जा रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, एंड आई एम हैप्पी कि सर्जियो एग्यूरो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड के साथ खेलेंगे, मेसी के साथ। और आई होप कि सर्जियो एग्यूरो एफसी बार्सिलोना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। तो हाँ यार, अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन पेप गार्डियोला ने इसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि जो सर्जियो एग्यूरो है वो एफसी बार्सिलोना जा रहे हैं। बताऊं यार, अगर आपको बाकी रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें एग्री हो चुकी हैं। जो सारा पेपर वर्क था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस मेडिकल एग्जामिनेशन होना बाकी है, और उसके बाद एफसी बार्सिलोना इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस से। तो जैसे कि यार जो प्रीमियर लीग के चैंपियंस थे वो तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट थे, लेकिन जो प्रीमियर लीग की टॉप 4 रेस थी उसके रिगार्डिंग जो क्लाइमैक्स था, उसके रिगार्डिंग जो सस्पेंस था वो बना हुआ था। तो यहाँ पे 3 टीम्स थी जो यूसीएल के स्पॉट्स के लिए लड़ रही थी, वो थी चेल्सी, लेस्टर सिटी और लिवरपूल। बात करें अगर लेस्टर सिटी की, तो उनको अपना मैच जीतना ही जीतना था किसी भी हालत में। चेल्सी को भी अपना मैच जीतना था, लेकिन लिवरपूल को अपना मैच जीतना था, और उसी के साथ उन्हें होप करना था कि लेस्टर और चेल्सी में से कोई ना कोई अपनी जो लीड है, जो बॉटल है वो कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं लेस्टर अगर हार जाती तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि लिवरपूल टॉप 4 में जा रही है। अगर चेल्सी हारती तो शायद से देखा जाता, वो और पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता था। लेकिन बात करें अगर लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के मैच की, तो इसकी स्कोर लाइन थी, लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 2-0 की स्कोर लाइन से बीट कर दिया है। और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यार, ये काफ़ी ज़्यादा मैं तो कहूँगा एक तरह से अचीवमेंट है जो उन्होंने इस सीज़न करके दिखाया। क्योंकि अगर इस सीज़न के स्टार्टिंग की बात करें तो ये मानना भी बहुत मुश्किल था कि लिवरपूल टॉप 6 या टॉप 7 में अपनी जगह बनाएगी। और इस मैच को जीतने के साथ ही अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, इस समय लिवरपूल 3rd रैंक पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यार इस क्लब के रिगार्डिंग मेरे को काफ़ी अच्छा इस सीज़न में ये लगा कि जो रफ पैच चल रहा था उसमें भी जो लिवरपूल के फैंस थे और जो लिवरपूल का बोर्ड था वो पूरा सपोर्ट कर रहा था जर्गन क्लॉप को। और ऑब्वियसली यार मेरे हिसाब से जो भी लिवरपूल का इस साल जो इस सीज़न रफ पैच रहा है, उसमें बहुत कम हम ब्लेम कर सकते हैं कि लिवरपूल की जो प्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा फैक्टर जिसने रोल प्ले करा है वो है कहीं ना कहीं जो गोमेज है और वर्जिल वैन डाइक है, जो टॉप 2 प्रायोरिटाइज सेंटर बैक्स होते हैं। अगर वही पूरे सीजन लॉन्ग इंजरी ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। और हमने देखा भी था कि 2 इमरजेंसी साइनिंग्स भी करी थी सेंटर बैक्स की, चाहे वो नेथनियल फिलिप्स हो और वो कबाक हो। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के साथ एक इमरजेंसी सेंटर बैक्स को लाना और फिर उनके साथ अपना जो सीजन है उसको आगे कंटिन्यू करा, और उसके बाद भी प्रीमियर लीग जैसी टफ कंपटीशन में रैंक 3 पे लाना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जहाँ पर लिवरपूल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मैच था, वहीं क्रिस्टल पैलेस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मैच था। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर हैं रॉय हटसन, तो उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया था कि वो अपने लास्ट मैच लिवरपूल के खिलाफ क्रिस्टल पैलेस के लास्ट मैच के बाद जो अपना मैनेजिंग करियर है उससे वो रिटायर हो जाएंगे, और ये उनका लास्ट मैच था। बट जो भी है इसी के साथ रॉय हटसन ने अपने मैनेजरियल कोचिंग करियर से रिटायर हो चुके हैं। बात करते हुए नेक्स्ट अपडेट की प्रीमियर लीग की, तो ये अपडेट है लेस्टर और टॉटनहम हॉटस्पर से। तो अनएक्सपेक्टेडली टॉटनहम हॉटस्पर ने लेस्टर सिटी को बीट कर दिया है 4-2 की स्कोर लाइन से, और एक बार फिर जो लेस्टर सिटी के फैंस को जिस चीज़ का डर था वही हो चुका है, डेजा वू एक्चुअली में हैपन हो चुका है। हमने देखा था कि लास्ट सीजन भी एंड जो लास्ट डे था प्रीमियर लीग का, वहाँ पर जाके लेस्टर सिटी ने टॉप 4
को बॉटल किया था, और यही ठीक एग्जैक्टली इस सीजन भी हुआ है, जहाँ पे लास्ट डे पे जाके उन्होंने टॉटनम से हार कर जो टॉप 4 है उसको बॉटल कर दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लिवरपूल ने अपना मैच जीता और उनको होप करना था कि लेसेस्टर और चेल्सी में से कोई अपना रिजल्ट ड्रॉप करे, और लेसेस्टर को अगर ड्रॉप करती है पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं वो जाती टॉप 4 से बाहर, क्योंकि हमने देखा था कि जो FA कप का फाइनल था उसके बाद ही ठीक प्रीमियर लीग का लेसेस्टर और चेल्सी का मैच था, जहाँ पे चेल्सी ने लेसेस्टर सिटी को बीट कर दिया था, और इसी के साथ हेड टू हेड में कहीं ना कहीं चेल्सी के पास एडवांटेज था। तो कहीं ना कहीं लेसेस्टर के लिए तो मस्ट विन मैच था, और ये हार गए तो ऑब्वियसली ये हार गए और इन्होंने अपनी जगह दे दी है लिवरपूल को। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग के अगर कैंपेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लेसेस्टर सिटी के लिए एक फेलियर माना जाएगा, बट ओवरऑल इन जनरल देखें तो लेसेस्टर सिटी जैसे क्लब के लिए, जो कि हम ऑब्वियसली इन जनरल बात नहीं करते कभी बिग सिक्स के लिए हिसाब से, जो बिग सिक्स होते हैं वो हमेशा वही होते हैं, मैनचेस्टर के दोनों क्लब्स हो गए, लिवरपूल हो गए, चेल्सी हो गया, टॉटनम हो गया और आर्सेनल हो गया। लेकिन लेसेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर इन जनरल बात करें तो उनके लिए एक सक्सेसफुल कैंपेन रहेंगे, और ऑब्वियसली उन्होंने FA कप जीता है चेल्सी को हरा के। लेकिन बात करें लेसेस्टर सिटी के एंड मोमेंट पे आके ऐसा फेल करने का, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्रेंडन रॉजर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है एस्टन विला और चेल्सी से। तो जहाँ पे लेसेस्टर सिटी ने ऑलमोस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थे, यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेडली, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सारी अपडेट में सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड यहाँ ही हुआ है कि एस्टन विला ने चेल्सी को 2-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। कहीं ना कहीं हार गए हैं, लेकिन फिर भी जो जॉब थी वो पूरी हो चुकी है। चेल्सी ने अपनी जगह टॉप 4 में बना ली है, क्योंकि लेसेस्टर ने मैच हार गया और लेसेस्टर और चेल्सी में हेड टू हेड में चेल्सी जीत गई थी, इसलिए उनके पास एडवांटेज था। तो कहीं ना कहीं लेसेस्टर सिटी ने तो बॉटल कर दिया, और बाय चांस मतलब लकी है कि चेल्सी को टॉप 4 में जगह मिल चुकी है। लेकिन जहाँ पे जो रिलीफ होगा चेल्सी के फैंस के लिए और चेल्सी के बोर्ड के लिए, वहीं एक जगह टेंशन की बात भी है, और टेंशन की बात ये कि अगर आप पिछले 5 मैचेस को देखे जाएं तो चेल्सी का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो यार लड़खड़ाई हुई परफॉर्मेंस चल रही है। अगर परफॉर्मेंस किसी के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट तो बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं आए। कहीं अगर पिछले रिसेंट मैचेस की बात करें तो आर्सेनल से भी वो प्रीमियर लीग में हार गए, फिर FA कप भी वो लेसेस्टर सिटी से हार गए। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चेल्सी की टैक्टिक्स हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग थॉमस टुचेल, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जब आज से ठीक 1 हफ्ते बाद आपका अल्टीमेट मैच है इस सीजन का, और वो भी द मोस्ट इनफॉर्म टीम के अगेंस्ट, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, ऐसे मोमेंट्स पे आके अगर चेल्सी की जो परफॉर्मेंस है वो लड़खड़ा रही है तो कहीं ना कहीं थॉमस टुचेल के टेंशन की बात है। बाकी आने वाले ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो क्योंकि अब कोई मैच बचे नहीं है, अब सीजन खत्म हो चुका है, ये तो अब सीधा जो भी टेस्ट होगा चेल्सी का वो अब सीधा UCL फाइनल में होगा। बाकी देखते हैं यार, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आपके हिसाब से थॉमस टुचेल क्या मैनचेस्टर सिटी को एक बार फिर से हरा सकते हैं, और वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेजेस में, यानी कि UCL फाइनल में। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है लिवरपूल के मिडफील्डर जीजी वाइनाल्डम से। तो जब लिवरपूल का मैच खत्म हुआ उसके बाद जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें जर्गन क्लॉप ने इसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो जीजी वाइनाल्डम है वो इस क्लब को छोड़ रहे हैं एज अ फ्री एजेंट। और हमें पता है कि यार वाइनाल्डम जनवरी से, जब से उन्होंने 6 महीने से कम है, जैसे मैंने आपको बताया, जब 6 महीने कम बचते हैं तो प्लेयर के पास फ्रीडम होती है, वो किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट कर सकता है डायरेक्टली। तो जनवरी से ये स्पेकुलेशन आ रही है कि जो वाइनाल्डम है और जो बार्सिलोना है वो एक दूसरे के साथ टॉक्स में है, क्योंकि वाइनाल्डम ने टाइम टू टाइम जो लिवरपूल का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का जो नेगोशिएशन है उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी के साथ अब ये माना जा रहा है कि जीजी वाइनाल्डम बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, और वो ये है कि यार अगर बात करें हम जीजी वाइनाल्डम की, बात करें मेम्फिस डिपाई की, दोनों ही प्लेयर बार्सिलोना के साथ लिंक हैं, और दोनों ही प्लेयर्स ने, अगर पर्सनल टर्म से बात करें तो दोनों ही प्लेयर्स ने अपने इंटेंशन को क्लियर करा है कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर है, जैसे एम्बापे और रियल मैड्रिड की स्टोरी में ज़िनेदिन ज़िदान का काफ़ी बड़ा रोल है। वहीं क्योंकि दोनों ही प्लेयर, एम्बापे और ज़िनेदिन ज़िदान एक फ्रेंच नेशनल है, लेकिन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि जो मेम्फिस डिपाई हैं और जो जीजी वाइनाल्डम है वो दोनों के दोनों नेदरलैंड से, डच नेशनलिटी के हैं, और जो रोनाल्ड कोएमन है वो भी डच प्लेयर हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट से बता रही है कि कहीं ना कहीं टोटली डिपेंडेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स की जो नेगोशिएशन है वो उस पर डिपेंड करती है कि नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना के मैनेजर रोनाल्ड कोएमन रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, उनके पर्सनल अगर इसके रिगार्डिंग उनका मैं अपडेट दूँ तो वो ये है कि रोनाल्ड कोएमन ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि हर सीजन बार्सिलोना से हम 2-2 ट्रॉफीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने कोपा देल रे जीता है, तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव है। और
जो स्क्वाड मेरे को बार्सिलोना में चाहिए वो अभी तक मेरे को नहीं मिला है। हाँ यार, ये फैक्ट है कि बार्सिलोना के उनके अंडर अभी तक सिर्फ सर्जिनो डेस्ट को ही खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम जो मेरे पास जो स्क्वाड होगा वो मेरे हिसाब का होगा, तो उस टाइम मेरे को जज करना चाहिए। बाकी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना का मैनेजर रहने वाला हूँ। बाकी यार ये तो वक्त ही बताया है कि जॉन लेपोर्ता एक्चुअली में रोनाल्ड कोएमन को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रोनाल्ड कोएमन का जो ये एक तरह से जो काउंटर स्टेटमेंट है उनके क्रिटिक्स के खिलाफ कि भाई मेरे से तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें संभाला है। हाँ यार, इसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा कि इतनी कंट्रोवर्शियल के बाद भी उन्होंने एक्चुअली में टीम को यूनाइट करा है। लेकिन उन्होंने इसको कहा कि जो मेरे को स्क्वाड चाहिए था वो अभी तक मेरे को मिला ही नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर मैंने खरीदा है, वो भी सर्जिनो डेस्ट, जो कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कोई साइनिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है सीरिया से। तो जहां पर टॉप 4 के रिगार्डिंग एक क्लाइमैक्स बना हुआ था प्रीमियर लीग पे, वही सेम सिचुएशन थी सीरिया में। हमें पता था कि जो इटालियन चैंपियंस है वो इंटर बन चुके हैं, लेकिन जो टॉप 4 के रिगार्डिंग जो क्लाइमैक्स था वो कहीं ना कहीं बना हुआ था, जहाँ पे एटलांटा, मिलान, जुवेंटस और नेपोली चारों ही टीम 3 स्पॉट्स के लिए लड़ रही थी। लेकिन 2 मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे जुवेंटस वर्सेस बोलोग्ना और नेपोली वर्सेस हेलास वेरोना, जहां पर नेपोली को सिर्फ और सिर्फ अपना मैच जीतना था। अगर वो नेपोली मैच जीत जाती तो वो टॉप 4 में जगह बनाती थी, और जुवेंटस को कहीं ना कहीं मैच तो जीतना ही जीतना था, बल्कि होप भी करना था कि नेपोली में से कोई पॉइंट्स ड्रॉप करे। सेम सिचुएशन मान लो कि नेपोली लिसेस्टर की तरह थी और जुवेंटस लिवरपूल की तरह थी। बात करें जुवेंटस और बोलोग्ना के मैच की, तो जुवेंटस ने ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड था, वो फेवरेट्स भी थे। जुवेंटस ने इस मैच में बोलोग्ना को 4-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इस मैच में उन्होंने ये मैच का जो रिजल्ट था, ये मैच में उन्होंने बोलोग्ना को रोनाल्डो के बिना हराया है। रोनाल्डो बाहर बैठे हुए थे। इसका रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमें जो जुवेंटस के फैंस थे उन्हें थोड़ा टेंशन हो गया था कि भाई ऐसे इंपॉर्टेंट क्या बना होता कि मोमेंट्स में आंध्र पिल्डो कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जुवेंटस ने कहा कि क्योंकि इतने सारे मैचेस इतने कम टाइम में खेले हैं, तो रोनाल्डो को फैटिक की वजह से और जो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ की वजह से हमने उसको बाहर बिठाया है, और ये एक म्यूचुअल डिसीजन है। इससे रोनाल्डो को कोई दिक्कत नहीं है, रोनाल्डो से बात करके हमने डिसीजन लिया है। बट यहाँ पर जुवेंटस ने 4-1 की स्कोर लाइन से बीट कर दिया, तो जुवेंटस ने अपना काम कर दिया। अब डिपेंडेंट थे वो नेपोली पे। बात करें अगर नेपोली और हेलास वेरोना के मैच की, तो ये मैच है जो स्कोर लाइन था वो 1-1 से ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे नेपोली ने 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। 1 पॉइंट की लीड थी, 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए। तो जुवेंटस ने उन्हें लीप फ्रॉप करके टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है, जहाँ पर उन्होंने नेपोली के खिलाफ 1 पॉइंट की लीड ली है, और कहीं ना कहीं नेपोली ने भी लिसेस्टर की तरह टॉप 4 को बॉटल कर दिया। लेकिन यहाँ पर और भी अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि ठीक नेपोली ने जैसी ये मैच ड्रॉ करा और टॉप 4 से बाहर चली गई, इसी के बाद नेपोली ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो उनके मैनेजर है गेनारो गटुसो, उनको सैक कर दिया गया है और वो नेपोली को छोड़ रहे हैं। यार सैक कर दिया गया है, नेपोली को छोड़ रहे हैं, ये इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से तो जो प्रेसिडेंट हैं नेपोली के, उनकी जो थोड़ी सी तनातनी चल रही थी गेनारो गटुसो से, तो ऑब्वियसली उन्होंने मन बना लिया था। और ऊपर से अब जब उन्होंने टॉप 4 को बॉटल कर दिया, जहाँ पर हम देख रहे थे कि सीजन के शुरुआती कुछ मोमेंट्स में जो नेपोली है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लग रही थी, लेकिन वो सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लिसेस्टर को एक तरफ रख लो, एक तरफ नेपोली को रख लो, आपको दोनों में बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। दोनों ने एंड टाइम पर जाके बॉटल कर दिया है। इसी के साथ यार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो नेपोली के प्रेसिडेंट हैं वो मैसिमिलियानो एलिग्री के साथ टच पे हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग जो मैसिमिलियानो एलिग्री का स्टैंड है वो बिल्कुल सिंपल है कि भाई देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जॉब लेने में, और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बस वो वेट कर रहे हैं रियल मैड्रिड के सिग्नल का। वो चाह रहे हैं कि एक बार मेरे को रियल मैड्रिड से एक वर्डिक्ट मिल जाए कि भाई तुम अपना बता दो ज़िनेदिन ज़िदान के साथ जो तुम्हारा सिचुएशन चल रहा है वो रुक रहे हैं या जा रहे हैं। क्योंकि अगर ज़िनेदिन ज़िदान रुक रहे हैं तो मैसिमिलियानो एलिग्री या तो जुवेंटस को ज्वाइन करेंगे या नेपोली को ज्वाइन करेंगे, और अगर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैसिमिलियानो एलिग्री के लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो रियल मैड्रिड है, और वाइस वर्सा रियल मैड्रिड के लिए टॉप प्रायोरिटी मैसिमिलियानो एलिग्री है। बाकी अरे तो आने वाला वक्त बताएगा, मतलब हर चीज़ ये ना जुवेंटस, नेपोली, मैसिमिलियानो एलिग्री, ज़िनेदिन ज़िदान, रियल मैड्रिड, हर चीज़ इंटर कनेक्टेड है। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है ज़्लातन इब्राहिमोविच से, जो एसी मिलान के स्ट्राइकर हैं। तो यार अभी वो इंजर्ड चल रहे हैं, और ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस इंजरी के चलते वो यूरोपियन चैंपियनशिप करीब 5 या 6 सालों के बाद वो स्वीडन नेशनल टीम के साथ एक बार फिर से खेलने वाले थे, लेकिन अब इंजरी के चलते वो नहीं खेलेंगे। और एक काफ़ी बड़ी बात होती है कि 39 ईयर्स ऑफ एज में कोई प्लेयर अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन में। लेकिन अब एसी मिलान फैंस के लिए थोड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली जब एसी मिलान ने अपनी जगह बना ली है चैंपियंस लीग में, तो ज़्लातन इब्राहिमोविच और एसी मिलान इस म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ गए हैं कि इब्राहिमोविच ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया है, और इसी के साथ
नेक्स्ट सीजन जो चैंपियंस लीग होगा उसमें ज़्लातन इब्राहिमोविच एसी मिलान के साथ खेलेंगे। आपको बता दूं कि अक्टूबर में ज़्लातन इब्राहिमोविच 40 ईयर्स ऑफ एज के होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अभी भी 40 ईयर्स ऑफ एज में जो उनकी डिटर्मिनेशन और उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एसी मिलान के लिए, जहाँ पे हमने देखा था। और सही में एसी मिलान में इब्राहिमोविच के आने के बाद से एसी मिलान में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिकॉग्नाइजेबल है। कहीं ना कहीं हाँ, स्टीफन पियोली का जो काम है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इब्राहिमोविच का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिख सकता है। सेम सिचुएशन रूबन दियाज और ब्रूनो फर्नांडिस से आप समझ सकते हैं उस एग्जाम्पल से। बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, तो जहां पर सीरिया और प्रीमियर लीग में टॉप 4 को लेकर क्लाइमेक्स था, वहीं लीग 1 इनसे एक कदम और ऊपर था। वहां पे जो क्लाइमेक्स था वो टॉप 4 के लिए नहीं था, नहीं वहां पे टॉप 4 नहीं, वहां पे टॉप 2 है, नहीं वहां पे भी टॉप 4 है यार, मैं भूल गया इस समय। लेकिन वहां पे जो क्लाइमेक्स था वो था चैंपियंस को लेकर, जहां पे पीएसजी और लिले दोनों ही हेड टू हेड जा रहे थे कि कौन लास्ट डे पे जाके चैंपियन बनेगा। सेम सिचुएशन, पीएसजी को मैच जीतना था और उन्हें होप करना था कि लिले पॉइंट्स ड्रॉप कर दें, और लिले को सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिपेंड थे। लिले को अपना मैच जीतना था और उनका मैच था एंगर्स एफसी के खिलाफ, जहां पे उन्होंने 2-1 की स्कोर लाइन से बीट कर दिया और फाइनली आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग उन्होंने फ्रांस चैंपियनशिप जीत ली है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए यार बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से हम जैसे कहते हैं, सारे फैंस कहते हैं कि लीग 1 एक फार्मर्स लीग है, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई और इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इसको प्रूव कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर हर मार्केट में आप 200-300 मिलियन तक स्पेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लीग को जीत लोगे। कभी कभार डेडिकेशन और टैक्टिक्स और हार्डवर्क भी आपको जितवा देता है, और लिले ने सेम यही करके दिखाया। इसी के रिगार्डिंग छोटा अपडेट ये भी कि उनके जो कोच हैं वो अब इस सीज़न के बाद मतलब सीज़न खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो लिले को छोड़ रहे हैं और उनका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ओजीसी नाइस के साथ। वो भी एक टीम है, टॉप टीम है लीग 1 की ही। लेकिन बात करें अगर पीएसजी की तरफ से अपडेट, तो पीएसजी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नसीर अल खिलाफी, शायद से यही है, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी, उन्होंने एम्बापे के रिगार्डिंग एक अपडेट दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए एम्बापे एक पीएसजी का प्लेयर है एंड आई एम लाइक कि भाई वो सबके लिए है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो सबके लिए भी एम्बापे पीएसजी का प्लेयर है। लेकिन एक उन्होंने अपडेट ये भी दिया है कि इन फ्यूचर भी मेरे लिए एम्बापे एक पीएसजी का प्लेयर है, और आई एम लाइक कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं तो मेरे को ये लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि यार हम पूरे सीजन से देखते हुए आ रहे हैं कि जो मॉरिसियो पोचेटिनो है वो भी कंसिस्टेंटली ये कहते हुए आ रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि एम्बापे साइन कर लेंगे। उनको नेगोशिएशन भी दे दिया, उन्होंने उसको भी फिलहाल स्टॉल पे भी रख दिया, फिर भी मॉरिसियो पोचेटिनो कहते जा रहे हैं कि मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, वो करेंगे साइन करेंगे। जो प्रेसिडेंट है पीएसजी के वो भी लगातार कहते जा रहे हैं कि एम्बापे साइन करेंगे, नेमार है वो भी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े सीनियर स्टार्स थे पीएसजी के वो भी कह रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से उसमें एक नया स्टेटमेंट आया पीएसजी के प्रेसिडेंट का, तो मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई खास इंपैक्ट होने वाला है एम्बापे के आंसर पे, क्योंकि अगर होता तो यार ऑब्वियसली इतने लोगों को कहने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन इस स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ये बताना चाह रहे हैं एम्बापे को कि भाई देखो हमारे विजन में तुम हो और हमारे लिए तुम एक बहुत बढ़िया एसेट हो। और वो हमने देख भी लिया जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में जो रिन्यूअल की बात करी थी उसमें इतनी ही सैलरी दी जितनी वो नेमार को दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको तो कंफर्म कर दिया, ये तो उसने सिग्नल कर दिया कि भाई पीएसजी के लिए एम्बापे नेमार जितना ही बड़ा एसेट है। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, जो दूसरा रीज़न बड़ा माना जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को देने का, वो ये था कि कहीं ना कहीं हम जैसे पिछले वीडियोस में मैं आपको बता रहा था कि स्पेकुलेशन ऐसी आ रही है कि जहां पर 200 मिलियन तक का स्टैंड था पीएसजी को एम्बापे को लेके, वो है कहीं ना कहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो एज अ फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शायद से पीएसजी फोर्स हो जाए इस चीज़ को लेके कि उनको जो आस्किंग प्राइस है एम्बापे को वो 100 मिलियन तक घटा देनी पड़ सकती है, और शायद से रियल मैड्रिड एम्बापे को सिर्फ 100 मिलियन यूरोज में खरीद सकती है। लेकिन इस स्टेटमेंट से पीएसजी प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि देखो भाई हमारे लिए एम्बापे को यहीं रहना पड़ेगा, और इसके बावजूद भी अगर एम्बापे ये आंसर करते हैं, उनका आंसर रियल मैड्रिड के फेवर में जाता है, या फिर वो अपने आप को नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड का प्लेयर मानते हैं, तो उसका भाई एक प्राइस है। वो प्राइस अगर हमें मिल जाएगा तो हम जाने देंगे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पीएसजी यहाँ पे गैम्बल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल मैड्रिड भाई बहुत स्टबन है नेगोशिएशंस के मामले में। जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्टबन है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पीएसजी ने यहाँ पे गैम्बल करा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर रियल मैड्रिड इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो वो वेट कर सकती है हैप्पीली 1 साल के लिए और वो एम्बापे को नेक्स्ट सीजन
फ्री एजेंट के तौर पे ले लेगी। बाकी यार ये तो वक्त बताया कि एक्चुअली में कौन इसमें गैम्बल को जीतता है और कौन नहीं जीतता है, कि एम्बापे के लिए कितना प्राइस टैग आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को तो स्टोरी लाइन अभी यही लग रही है कि फाइनली पीएसजी को एम्बापे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि एक्चुअली में कितने पॉइंट कितने प्राइस टैग के साथ एम्बापे छोड़ेंगे। बात करते हुए नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है एसी मिलान से। तो एसी मिलान फाइनली अपनी सीजन कैंपेन को सक्सेसफुली एंड करने के बाद अब कुछ प्लेयर्स को परमानेंटली साइन करने की बात चल रही है, जो कि काफ़ी सारे प्लेयर्स लोन पर आ रखे हैं। उनमें कुछ नाम है डियोगो डॉलट, डियोगो डेलोत, ब्राहिम दियास और फिकोयो तोमोरी। लेकिन उसमें रिगार्डिंग फिकोयो तोमोरी के रिगार्डिंग अब ये कंफर्मेशन आ रही है कि परमानेंट डील साइन करने वाले हैं वो एसी मिलान के साथ, जहाँ पे चेल्सी ने उनके रिगार्डिंग जो प्राइस टैग सेट कर रखा था वो 28 मिलियन यूरोस का कर रखा था। और मैंने आपको बताया कि फिकोयो तोमोरी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एसी मिलान एक मिनट भी नहीं सोचेगी उनको साइन करने के लिए, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे वो उसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर देंगे। बाकी ब्राहिम दियास और डियोगो डालोट के अगेंस्ट रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आने वाली है, और वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज दोनों को परमानेंटली साइन करने के। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और इस वीडियो की लास्ट अपडेट की, और ये अपडेट है जुवेंटस के एस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। तो जहां एक तरफ आंद्रे पिर्लो ने मैच खत्म होने के बाद इसको साफ कर दिया कि वो अपने आप को नेक्स्ट सीजन जुवेंटस का मैनेजर देखते हैं और वो 100% प्रिपेयर हैं और वो ऑलरेडी नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं शायद से जुवेंटस के जो सुपरस्टार है उनका भी थोड़ा सा मन बदल चुका है, क्योंकि हमने देखा कि जब जुवेंटस ने मैच जीत लिया था और अपनी टॉप 4 में अपनी जगह बना ली थी, तो जुवेंटस के जो सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक फोटो पोस्ट करी थी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से जो अपने क्रिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं टॉन्ट करा है, अपने हेटर्स को साइलेंट करा है। और अब इस फोटो के बाद से और जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था आंद्रे पिर्लो का, उसके बाद से स्पेकुलेशन आ रही है कि फाइनली जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो जुवेंटस में रुक सकते हैं। और क्योंकि यार हमें पता है कि जुवेंटस से जाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास, वो ये था कि अगर जुवेंटस चैंपियंस लीग को से बाहर हो जाती और यूरोपा लीग खेलती तो जुवेंटस की जो रोनाल्डो की जो इनकम है एक साल की, उसमें 25% तक की कमी आ सकती थी, क्योंकि जो उनके साथ वेरियस ब्रांड के साथ उनकी जो स्पॉन्सरशिप है, कहीं ना कहीं उसमें रिलीज क्लॉज है कि अगर आप चैंपियंस लीग नहीं जीतोगे तो हम आपको सैलरी कम देंगे, हम आपको कम स्पॉन्सर करेंगे। तो इसलिए 25% तक की सैलरी को उनको हाथ धोना पड़ जाता, और इसलिए काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा था कि रोनाल्डो को चैंपियंस लीग एक ऐसे क्लब में जाना था जो चैंपियंस लीग खेले, और ऑब्वियसली उनके पर्सनल एम्बिशंस तो थे ही थे। लेकिन फाइनली जब अब चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन उन्होंने कंफर्म कर लिया जुवेंटस ने, तो शायद से रोनाल्डो इस पॉसिबिलिटी को अब कंफर्म कर सकते हैं। और ये इसके रिगार्डिंग यार एक वो भी है कि क्योंकि ऑप्शन ही बहुत कम है, अगर हम देखें कि रोनाल्डो को एक्चुअली में खरीद कौन सकता है, तो वो दो क्लब्स हैं जो मेरे को लग रहा है, एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक पीएसजी। तो क्योंकि ऑप्शन थी इतने, और दोनों कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं और पॉसिबिलिटी पे भी, जहाँ पे पीएसजी एम्बापे पे डिपेंड करती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी केन पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे में सेफ ये रहेगा कि रोनाल्डो जुवेंटस में रहेंगे, और नेक्स्ट सीजन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वैसे फ्री एजेंट चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं बैठता। चाहे जुवेंटस के जो रोनाल्डो है वो चैंपियंस लीग भी जीत जाए उनके साथ, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि जुवेंटस और रोनाल्डो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे। बाकी आप मेरी तरफ से यही थी आज की फुटबॉल सारी अपडेट्स। अगर इन सारी अपडेट्स के रिगार्डिंग आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और टेक केयर।